बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। और आज जुम्मे के दिन की मुनासबत से, चूँकि आपको पता है कि वैसे तो पिछले 3 दिन से लाहौर में मौसम बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत है, लेकिन आज हमने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप सोहा अफजल को तो देख रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, लाहौर का मौसम तो सोहा अफजल ने आपको बता दिया। अब चलते हैं फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद, हरमीत पाजी के पास, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर हरमीत। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, वैसे मौसम की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में कल से हम देख रहे हैं कि उस तरह की ठंड नहीं है। हवाएं ठंडी हल्की फुल्की चल रही हैं, वैसे ठंडी ठार हवाएं नहीं कह सकते। और धूप है, हल्की फुल्की धूप है, मज़े की धूप है, बैठने का दिल करता है। तो मौसम यहाँ का बड़ा खुशगवार है। वैसे तो जिस तरह कहा जा रहा था कि जुम्मे से ही बारिशों का जो सिलसिला है वो दाखिल होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, जो शुमाली इलाके जाते हैं, वहाँ बर्फबारी भी हुई पहाड़ों पर और साथ साथ में बारिश भी हुई। लेकिन इस्लामाबाद की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे न बारिश हुई। हाँ, परसों हल्के फुल्के बादल थे, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि मुसलसल धूप है और फिर कमाल की धूप है। लेकिन लाहौर में तो मौसम हो रहा है औसम, क्योंकि हो रही है बारिश, लेकिन रिमझिम हो रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी बारिश जो है ये इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लगती है कि उसमें सर्दी का तासुर भी काफ़ी कंपैरेटिवली पहले से कम हो गया। तो सर्दी जो है वो बर्दाश्तेबल है। लेकिन आपको पता है मौसम इतना अच्छा होने की वजह से वीकेंड लोग जो है ना वो इंजॉय करने का प्लान कर चुके हैं। और हमारी तो वीकेंड पे छुट्टी है, तो आज वीकेंड का पहला शो जो है, आखिरी शो जो है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि सियासी टेम्परेचर उतना ही हाई है जितनी आपकी सर्दी हाई है, जितना आपका मौसम अच्छा है। सियासी तजब्जुब जो पाया जा रहा है हमारी मुल्क की सियासत में, मुल्क की मैशियत में, वो कहीं भी इस वक्त देख रहे हैं कि स्टेबल नहीं होता नजर आ रहा। इस वक्त एक शदीद बहरान पाया जा रहा है। अगर पीटीआई की बात करें तो पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने के फौरन बाद कौमी असम्बली का इशारा करने पर 35 इस्तीफे तो कबूल कर लिए गए, लेकिन अब निगरान हुकूमत के पहले मरहले में फेल होने के बाद अगले मरहले में जो है वो कदम रखा गया है। दोनों पार्टीज ने, अगर नून लीग और पीटीआई की बात करें तो अपनी अपनी कमेटीज बनाने के बाद हरमीत आपको पता है कि कुछ निगरान वज़ीर आला के नाम भी सामने आए हैं, और जिस पर मुशावरत के लिए नून लीग का हम इजलास भी लंदन में बुलाया गया है। जी जी बिल्कुल, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह बयानात दिए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत कितनी बुखलाहट की शिकार है। और कल भी नून लीग के कुछ एमएनएस के साथ मेरी मुलाकात हुई और उसके साथ पीटीआई के कुछ एमएनएस के साथ। तो एक चीज़ जो मैंने देखी, अब ये देखे ना कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब क्या कहा करते थे और बिलावल भुट्टो साहब क्या कहा करते थे, शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कहा करते थे। और अब हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि जो टेलीविजन पे जिसने बोला है कि मैं इस्तीफा देना चाह रहा हूं, लिख के भी नहीं दिया, इस्तीफा देना चाह रहा हूं, तो उसके बाद हमने देखा कि कल राजा परवेज अशरफ साहब ने ये भी कह दिया कि अब जिसने टेलीविजन पे भी ख्वाहिश जाहिर की है तो उसका इस्तीफा भी मैं मंजूर कर लूंगा। यानी जैसे जैसे हमने देखा है कि जो नाम थे, यानी अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जब वो दाखिल होना चाह रहे थे पार्लियामान की तरफ, तो इतना खौफ था, इतनी घबराहट थी कि उन तमाम तर नामों को जो देखा गया, क्योंकि वो नाम कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा कर सकते थे, तो 35 नाम जो है उनके ना एक्सेप्ट कर दिए गए और उनका जो इस्तीफा है मंजूर कर लिया गया। अब देखें इजलास मौखर कर दिया गया है, क्योंकि पीटीआई ने आना था। पहले आपने गुजारिशात की कि आप आएँ, जब आने का वक्त आया तो उसके बाद फिर मामला। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कल जिस तरह ऐलान किया है कि अब वो मुहिम का, इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज़ करेंगे, ज़ाहिर बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के जो करीबी यानी ऐसे लोग जो हैं खान साहब के, उनका कहना ये है कि खान साहब को भी कोशिश की जा रही कि एक तो अब वो आवाम में जाने की जिद पे है, लेकिन इमरान खान साहब की जान को जो है वो खतरा भी है। ऐसे में आपको पता है कि बीबीसी का एक इंटरव्यू देते हुए भी इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरी जान को जो है वो शदीद खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंपेन भरपूर करूंगा। लेकिन नून लीग की तैयारी भी इस हवाले से है। जरा ये कहते हैं कि 27 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मरियम नवाज पाकिस्तान वापस पहुंचेंगी। और कल उन्होंने लंदन में जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने डेट कंफर्म ऑल्दो नहीं की, उन्होंने कहा कंफर्म होगा तो ही मैं बताऊंगी। लेकिन इस सियासी तनाजुर में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है हमेशा एडिटोरियल जो हम आपसे शेयर करते हैं, कल की ये खबर आपने सोशल मीडिया पर तो ज़रूर देखी होगी, और जो फुटबॉल के फैंस हैं वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश भी हुए होंगे। नुमाइशी मैच जो कल सऊदी अरब में किया गया, रोनाल्डो का ये नुमाइशी मैच जो है वो बहुत महंगा था।
59 करोड़ की इसकी एक टिकट थी। और टिकट का मकसद क्या था? बेसिकली इस टिकट से आने वाले पैसे जो है वो चैरिटी किए जाने थे। अब वो चैरिटी हुई है और एक्चुअली बहुत सारे और भी इंसेंटिव्स थे। मतलब इस नुमाइशी मैच का मकसद एक तो ये था कि इसे जो टिकट खरीदेंगे, जो पैसे आएंगे उसको तो चले हम चैरिटी में देंगे, लेकिन या इस टिकट को खरीद कर मैच देखने वालों की रसाई लॉकर रूम तक भी थी। और तमाम वो जो स्टार्स थे, अगर मेसी की बात की जाए, रोनाल्डो की बात की जाए, उनके साथ फोटोज खिंचवाना, टाइम स्पेंड करना। लेकिन खबर ये थी कि बेसिकली स्टार 11 जो कि रोनाल्डो की टीम है और इसके अलावा PSG जो कि मेसी की टीम है, तो टीम जो है वो जीती है मेसी की, यानी PSG को विनिंग अनाउंस किया गया है। और ये खबर देने का मकसद भी ये था कि अब जो फुटबॉल फैंस हैं वो अपने इन दोनों के फुटबॉल फैंस जो है बेसिकली वो एक ह्यूज फॉलोअर्स हैं जो कि इनको फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं, इनको एडमायर करते हैं, इनके डाई हार्ट फैन है। और दोनों मध्य मुकाबले होंगे तो मैच तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और उसकी कीमत भी फिर उतनी थी और कीमत पूरी भी हुई है। खबर आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बहुत सारी खबरें हमने आज देनी है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि इसका फ्राइडे लास्ट शो ऑफ द वीक है। तो बहुत सारी हैपनिंग्स जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वीकेंड पे हो जाएगी, उसको आज के प्रोग्राम में हम अनाउंस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। सीनियर एनालिस्ट होंगे, उनका तज्जिया भी इस हवाले से हम लेंगे। और अभी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में टॉप आपसे डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट कल दी है। BBC के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी और शील्ड्स को मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर बैठ जाऊं, मैं कैंपेन को भरपूर अंदाज में ही करूंगा। और इसके अलावा निगरान हुकूमत की बातचीत की जा रही है, लेकिन एट द सेम प्लेस इलेक्शंस के साथ साथ जनरल इलेक्शन की तैयारी भी PTI की जानिब से की जा रही है। और अब नून लीग को भी देखकर, और जैसे कि हरमीत आप कह रहे हैं बौखलाहट का शिकार जो नून लीग हमें लगती है, उनको देखकर भी ऐसा लगता है कि जल्द अज जल्द अब इलेक्शन जो है वो शायद हो ही जाए, करीब करीब ये नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ही इज़ प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट कि इलेक्शन जो है वो जल्द हो जाएंगे और वक्त से पहले हो जाएंगे, क्योंकि यही एक वाहिद हल है अवामी मैंडेट को लेकर आने के लिए। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। एक IT एक्सपर्ट है जो कि आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान बनेंगे और उन्होंने IT को यूज़ करके किस तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ ऐसे रिमोट कंट्रोल चीज़ें जो है वो बनाने की कोशिश की है। और अगर सर्दियों की हम बात करें तो गीज़र को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप जो है वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी इन्वेंशंस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीइंग एन IT एक्सपर्ट, पाकिस्तान में वो क्या क्या इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, हम ये उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके फिर हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे उनसे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब कुछ ऐसी चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी है जो कि वक्त के साथ साथ हरमीत मांद पड़ जाती हैं। सवात में आने वाले सैलाब को आपको पता है 5 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और दूसरे निज़ाम की अगर हम बात करें तो वो निज़ाम हमें दरहम बरहम नज़र आता है, जिसको एड्रेस करने के लिए अब तक वहाँ की मुतल्लिका महकमा जात ने कुछ नहीं किया। तो इसको प्रोग्राम में शामिल करना भी ऑल्दो ज़रूरी है, इसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। ये डिटेल वाली खबरें आपको देनी है कुछ ब्रेक से पहले और कुछ ब्रेक के बाद, लेकिन ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग सी और दिलचस्प खबरें जो है ये हमारी टीम ने कलेक्ट की है दुनिया जहान से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राउंड द ग्लोब। सबसे पहले खबर हम आपको देंगे दुबई से। दुबई का साहिल जो है वहाँ पर तो पिक्चर्स बहुत सारी आपने देखी होंगी। कोई भी दुबई विजिट के लिए जाए तो सबसे पहले इसको ही विजिट करता है अगर इस बीच साइड की बात करें। लेकिन हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से कराएंगे आज जो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे साहिल को अपना कैनवस बना लेता है और उठाता क्या है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट या छोटा सा अगर उसको आला कहें जो कि पंजे नुमा होता है, जो गार्डनिंग में यूज होता है, उसको कंधे पे जनाब उठाते हैं और उस एक आले के जरिए इतनी बड़ी बड़ी और ह्यूज पिक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी दादी को ट्रिब्यूट करने के लिए एक दरख्त बनाया था जो कि बहुत बड़े रकबे पे था, आई थिंक कोई 23,000 रकबे पे था, 23,000 मुरब्बा। लेकिन उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब और दुबई के तमाम जो वहाँ पर होते हैं मेन लीड पर्सनालिटीज़, उनके स्केचेस पोर्ट्रेट वहाँ पे बनाए और अब जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हरमीत इनका नाम आ गया। और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी, मतलब पिक्चर बहुत बड़ी है, कैनवस बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आप ये देखें ना कि जैसे जूम ये पिक्चर अगर आप देखती हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई कागज़ पे बनी हुई पिक्चर है, लेकिन अगर आप इस पे देखें तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि साहिल पे जब आप जाते हैं वहाँ पे हवाओं का रुख भी साहिल की तरफ होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे रेत का उड़ना, लेकिन उस सारी चीज़ को मेंटेन करना और वहाँ पे इस किस्म की अपने फ़न का मुजाहरा करना वाकई में एक बहुत बड़ा
वो है। और मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह इस कबल बताया कि उन्होंने अपनी दादी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक दरख्त बनाया, और ये सारी चीज़ें एक अकेले मेंटेन करना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। लेकिन उस आर्टिस्ट को देखें, उसके आर्ट को देखें, जिस तरीके से उसने सारे साहिल पे जिस किस्म की तस्वीरें उसने बनाई है, यकीनन लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही हैं। और वैसे अगर सोशल मीडिया पे अगर आप देखें या टेलीविजन की स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ से बैठ के भी हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। और हम देखिए आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं, बेसिकली आप जो देख रहे हैं वो एरियल व्यू है, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि कितने बड़े रकबे पर ये स्केच या पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं, और ये बहुत शौक से बनाते हैं और अब दुनिया भर में इनका नाम है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड खबर है, लेकिन खबर इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मवेशियों का जो गोबर है उससे अब दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाला ये ट्रैक्टर बनाया है। मतलब ऑब्वियसली मवेशियों की अगर हम बात करें तो खेतीबाड़ी के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उनके ही वो फजलाजात को इस्तेमाल करके एक ऐसी गैस, मीथेन गैस जो ख़ासतौर पर उन फजलाजात से निकलती है, वहाँ से उसको उस 2-3 मराहल से गुजारने के बाद उसको सेव किया जाता है, और फिर उसको LNG की सूरत में रखा जाता है, सेव किया जाता है, या ठंडा करके महफूज किया जाता है। और उसके बाद अब एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया गया है जो मवेशियों के गोबर से चलेगा, और दुनिया का ये पहला ट्रैक्टर है जिसके लिए आपको बाकी एक्सपेंडिचर्स जो है, जो बेसिकली आपको पता है ट्रैक्टर चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी ग्रेट इन्वेंशन है हरमीत। बिल्कुल सोहा, मुझे याद है मेरे ख्याल में 2002 की बात थी जब एक अखबार में खबर छपी कि हिंदुस्तान में इस किस्म की जो है कुछ चीज़ें बनाई गई थी या गोबर का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, तो बड़ी हैरानकुन थी। लेकिन अब आपने ट्रैक्टर की खबर डाली है तो जाहिर बात है हम देख रहे हैं कि आज भी अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे वही डीजल का मसला है और उसी पे ही मामला चल रहे हैं जो नुकसानदेह भी हैं माहौल के मुताबिक भी। लेकिन आप ये देखें कि कुदरती चीज़ों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वही चीज़ जो है आप ये देखें कि जुड़ी चीज़ है, ट्रैक्टर जो खेतों के साथ जुड़ा हुआ है, इसी के साथ मवेशियों की अगर बात की जाए, गोबर की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। और यहाँ पे देखिए सोच को देखें कि उस सोच को किस तरह चेंज किया एक नई चीज़ में, एक नई तकलीक में, तो एक अच्छी चीज़ है। और किसानों को खासकर जो अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह फुकदान चल रहा है, कमी चल रही है, बहरान चल रहा है, तो उस से निमटने के लिए नित नई चीज़ों पर काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कोशिश यही कर रहा है कि कम से कम हम इस बहरान पर काबू पा सकें। तो हमारे पास इसके मुतबादिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कारामद बना के हम आगे निकल सकते हैं। और यही चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं वीडियोज़ में, चाहे वो आ रही हैं सोशल मीडिया पे। -162 का टेम्परेचर चाहिए होता है इस मीथेन गैस को सेव करने के लिए, और इसने इतना आसान बना दिया कि खेती बाड़ी करने वाला आम किसान भी इसका इनिशिएटिव ले सकता है और वो खुद इसको सेव करके इस गैस को, या गोबर से बनने वाली इस गैस को सेव करके अपने ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अब उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी आपको खेतों से दे देते हैं, बिकॉज खेतों की हम बात करें, खेती बाड़ी की हम बात करें, मवेशियों की, तो ये एक ऐसा खेत है यहाँ पर का किसान जो है फुटबॉलर का बहुत बड़ा फैन है, और उसने अपने फैन होने का सबूत कैसे दिया है? पूरे खेत पर उसने क्या बनाई है? मेसी की एक फोटो। मतलब मेसी में तो छा गए ना एवरीवेयर। अगर आप बात करें, हर तबके की बात करें ना, अगर हम सऊदी अरब की बात करें, उनके शेख अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक आम ले मैन जाके उसका ताल्लुक अर्जेंटीना से हो या किसी भी और मुल्क से हो, वो भी मेसी को उतने ही बड़े मद्दाह हैं। अब ये अपनी अक़ीदत का, मोहब्बत का इजहार करने के लिए पूरे खेत पे उन्होंने देखे कि मेसी की फ़ोटो स्केच कर दी है, और ये हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं। सोचे कितने बड़े रकबे पर ये स्केच किए उन्होंने। मोहब्बत चेक करें हरमीत आप उनकी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हैरानकुन है। जाहिर बात है कि हम जब देखते हैं इस किस्म के मदाह देखते हैं, इस किस्म के फॉलोअर देखते हैं, इस किस्म के फैन देखते हैं कि जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, इस किस्म के क्रेजी होते हैं कि वो आपको याद होगा कि इधर बल्कि रावलपिंडी में एक शख्स से सिर्फ ये सवाल किया कि आप खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं, और अगर आप इतनी मोहब्बत करते तो आप खंबे पे चढ़ जाए और ये जो तारे हैं उसको टच करें, और उसने वही किया। उसने वही किया और वो वीडियो भी सामने आई। तो ये देख के सारी चीजें जो हैं हैरानकुन होती हैं कि आपकी पूरी दुनिया में जिस किस्म का आप काम करते हैं, जिस किस्म का आप नाम बनाते हैं, उसके जो फैन है यानी उसके जो मदाह होते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्रेजी लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन ये देखें ये बड़ा दिलचस्प है, आपकी बात दुरुस्त है कि चाहे आपका ताल्लुक कतर से है या अरब से है या किसी और मुल्क से है, लेकिन मेसी जो है उसने कमाल की फैन फॉलोइंग बनाई है और लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसके मदाह की तादाद जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के मदाह जो है वो पाए जाते हैं। तो ये भी देखें कि इस सारी सूरत में पूरे खेतों में जिस किस्म की उसने पिक्च बनाई है, और ये भी एक अलग सोच है, एक अलग तख्लीक है। आप ये देखें
हाँ, एक आर्ट है बिल्कुल। हरमीत एक आर्ट है और बड़ा फाइन आर्ट है। मतलब ये भी नहीं कि अगर कोई फोटो बनी है तो वो इट नॉट सीम्स टू बी लाइक मेसी। जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पर मुजस्मे रखे थे, आपको पता है ये लाहौर में भी एक मुजस्मा था, फिर हमने बलूचिस्तान के एक मुजस्मे की बात की थी, तो वो मुजस्मे जो है वो तौहीन थी उन पर्सनालिटीज़ की। अगर यहाँ पर खेतों का इस्तेमाल करके मेसी की फोटो बनाई है तो इट सीम्स टू बी लाइक मेसी, ऑब्वियसली इट इज़ मेसी। तो वो आपने ये जो पोर्ट्रेट लग रहा है वो मेसी का ही लग रहा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जिसको मिलियन में व्यूज़ मिले हैं इन फ्यू मिनट्स और ये वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट खबर। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है उसकी आपको पता है सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको देखेंगे ना आप खुद भी इमोशनल हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला तो सबकी ख्वाहिशात को पूरे करे और जो महरूमियाँ जिसकी अल्लाह पाक को महरूमियाँ दूर करे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजारने के बाद अगर एक बच्चा सुने कि वो सुन सकता है और ये सुने कि उसके कानों में ये आवाज़ गूंजी है कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप, और 15 साल बाद, तो पहले तो वो बहुत खुश हुआ, उसने देखा कि यस आई कैन हियर, अब मैं सुन सकता हूँ। क्योंकि 15 साल बाद उसने जब पहली दफ़ा अपने कानों में कोई आवाज़ गूंजती हुई महसूस की तो पहले तो वो खुश हुआ, उसने एक रिएक्शन दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो ज़ारों कतार रोने लगा कि मैं कैसे शुक्र अदा करूँ इस चीज़ का जिस चीज़ से मैं महरूम था और अब मुझे इस चीज़ की अता हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि एक चीज़ यानी आप समाज की बात करें या आप कभी ना देखें और आप अचानक आप देखना शुरू करें तो कितनी तब्दीली होती है लाइफ में, कितनी चेंजेस और कितनी एक्साइटमेंट होती है। और वैसे भी अगर आप देखें कि कभी कभी खुद हम सोचें तो कितनी रब ने किन किन नेमतों से हमें नवाजा है और हम वो नेमतों, अगर आप एक बाल की बात करें, जब आप जाती हैं या कोई जाता है वो लगाने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो उसकी प्राइस जब आप पूछते हैं तो आप हैरान होते हैं। तो इसी तरह वो तमाम तर चीज़ें आपको मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है ज़िंदगी के एक नई, क्योंकि जो तरक्की कर रही है चीज़ें और उसी दौड़ में हम जिस तरह दौड़ते जा रहे हैं तो सारी चीज़ों को भूल के एक नई इसकी तरफ हम मंजिल की ओर भागते रहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों से हमें रब ने ज़बरदस्त तरीके से नवाजा है। और ये जो वीडियो है ज़ाहिर बात है कि इमोशनल भी है, कहीं ना कहीं 15 साल आप ना सुने और अचानक आपको आवाज़ आ जाए किसी अपने की या पराये की और आप सुनना शुरू करें तो यकीनन वो जज्बात, वो जो होते हैं, जिस किस्म के जज्बात का इजहार होता है, ज़ाहिर बात है वो वीडियो में भी दिख रहे हैं कि वो बच्चा जो है 15 साल बाद अचानक उन्होंने आवाज़ सुनी है और वो महरूमी जो है वो दूर हुई, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। और यकीनन इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मुकम्मल इंसान है और अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अहम किरदार है इसमें कि टेक्नोलॉजी ने उन महरूमियों को दूर करने में अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से कुदरत जिन चीज़ों से आपको महरूम रखती है या जिन चीज़ों के फॉल्ट आपके अंदर होते हैं उसको कवर करने के लिए टेक्नोलॉजी हमेशा पेश रही है। लेकिन शुक्र अदा करें और शुक्र अदा करके अपने दिन का बाकायदा आगाज़ करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो इसी सारी सिनेरियो पर हम बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा, वैसे तो सियासी सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें हॉट टॉपिक्स हैं, लेकिन टॉप ऑफ द ऑल अगर निगरान वज़ीर आला की बात करें तो अब ये चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है। दोनों पार्टीज़ ने अपनी अलग अलग कमेटीज़ बना ली है। नून लीग और पीटीआई की बात करें, पीटीआई की तरफ से है अहमद नवाज सुखेरा और नवीद शीमा का नाम दिया गया है। और इस पर अगर बात करें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की तो वो कहते हैं कि इन इलेक्शन के साथ साथ जनरल इलेक्शन की तैयारी भी हम कर रहे हैं जो कि जल्द अज जल्द हो जाएगी। और कैंपेन के लिए 27 जनवरी का कहा जा रहा है कि मरीम नवाज भी वापस आ रही हैं। तो आप जनरल इलेक्शन करीब तर होते नजर आ रहे हैं, आपको आप देख रहे हैं? सरदस्त मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इलेक्शन होने या ना होने दोनों सूरतों में हमें मसाइल का हल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे हमें आलमी हालात और जो उसके सिनारियों में हमारे मुआशी हालात और सियासी हालात डेवलपमेंट हो रही है, जो भी हो रही है, वो बहरहाल मुल्क को खराबी की तरफ लेकर जा रही है। और हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिन ब दिन चीज़ों को ख़राब कर रही हैं। मुझे जनरल इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। खुदा ना खास्ता जिस चीज़ का मुझे डर है, कोई ना कोई हादसा हो सकता है। ठीक है सर, ये कहिएगा कि इस लगारी साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें जिस तरह बात हो रही है तैयारी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह सोहा ने फरमाया कि इलेक्शन की तैयारियों के लिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो आ रही हैं, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जब से सीनियर नायब सदर बनी और एक बहुत बड़ा ओहदा उनको दिया गया है,
और तो साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी से अंदर आवाजें आना शुरू हो गई और कहीं हम देखते हैं कि मुफ्ता को देखते हैं तो दूसरी तरफ शायद खाकान अब्बासी साहब को देखते हैं या हम ख्वाजा रफीक साहब को देखते हैं, साद रफीक साहब को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी फूट पड़ने वाली है? और जिस तरह खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं एक नई पार्टी तश्कील दी जाएगी, शायद खाकान अब्बासी और इन लोगों के एक नया ग्रुप जो है वो बनने वाला है, आप क्या देखते हैं सर? तो मुझे सरदस्त ऐसा नजर नहीं आ रहा है। वो ये कि शायद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी बनाएं तो उस पार्टी की वही हैसियत होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुलाम मुस्तफा जतोई आज से कुछ 40 साल पहले अलग हुए थे और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। शायद खाकान अब्बासी को देखते हुए, उनकी शख्सियत को और उनके तर्ज अमल को देखते हुए मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि गुलाम मुस्तफा जतोई जो है दोबारा जन्म ले रहे हैं और वो दोबारा एक ऐसी सियासत को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस वक्त नहीं लग रहा है कि वो अलग ग्रुप बनाएंगे, और बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा उसका। और वो उस ग्रुप में जो लोग भी जाएंगे वो माइनस नवाज शरीफ, माइनस मरीन नवाज, शहबाज शरीफ भी चले जाएं तो वो 0 + 0 + 0 + 0 = 0 होंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा लगाई साहब, ये कहिएगा कि इस सारे सिनेरियो में आपको पता है कि फ़िलहाल माशी सूरत हाल पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नून लीग काफ़ी फंस गई है इतनी शदीद महंगाई की वजह से। और अगर हम बात करें इस वक्त सऊदी अरब की इस अनाउंसमेंट की जो कि उनके सऊदी वज़ीर ख़जाना ने की है कि गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स जो है वो नहीं दी जाएंगी, तो जो शराइत है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज हम तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे सऊदी अरब से इमदाद की, और हम बार बार ये चीज़ कोट करते थे कि चीन और सऊदी अरब हमारे साथ है, वही हमें इमदाद देंगे। तो आप इस पर कैसे देखते हैं? ऊपर से सलमान शहबाज जो हैं हमारे वज़ीर आज़म के साहबजादे, उन्होंने ये ट्वीट की है कि पिछले सारे वज़ीर ख़जाना जो है वो जोकर थे, तो उसमें तो मिफ्ता इस्माइल साहब भी शामिल थे। जी, जितने भी थे, मौजूदा भी और साबिक भी जितने भी रहे हैं, सब जोकर ही रहे हैं। और वो डिक्टेशन जहां से लेते रहे हैं आलमी माली, वैसे भी हमारे यहाँ मालियाती मुशीरों की, हमारे यहाँ जो वज़राए ख़जाना है उनकी तकर्री बिलअमूम जो है वो आलमी इदारे करते हैं। वर्ल्ड बैंक करता है और जो है वो IMF करता है, हमारी तरफ से नहीं होते। और उनका काम ये नहीं होता है कि वो हमारी मईशत को या हमारी मालियाती जो सूरत हाल है उसको बेहतर करें। उनका मकसद ये होता है कि वो आलमी साम्राज्य अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा गहरी खाई में, गहरे गार में फेंकें, और वो अपना काम ये करते रहे हैं। पाकिस्तान एक माला माल मुल्क है, दुनिया के वसाइल से माला माल, इतना बड़ा अमीर मुल्क कोई नहीं है जिसके अंदर सोने के ज़खायर हैं, जिसके अंदर तेल और गैस के ज़खायर हैं, मगर आपको हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा है। और आप पाकिस्तान में डॉलर लाना ममनू हो गया है अमलन। आप डॉलर नहीं ला सकते। जो डॉलर ला रहा होगा वो पकड़ा जाएगा, या उसकी जावेद खानानी की तरह खुदकुशी करेगा, या हनीफ कालिया की तरह भाग जाएगा, या बहुत से और लोगों की तरह जो है उसको गायब कर दिया जाएगा। जो डॉलर लाएगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको आलमी मालियाती इदारे भी नहीं छोड़ेंगे, आपके मुल्क के इदारे भी नहीं छोड़ेंगे। डॉलर लाना यहाँ ममनू है। और वज़राए ख़जाना की जिम्मेदारी ये होती है कि पाकिस्तान को कंगाल करें, और इस जिम्मेदारी को सबने बाहिस खूबी निभाया है। जी हमीद। लगारी साहब, आपने फरमाया, आपने जो पेशन गोई की वाकई ख़तरनाक भी है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा इलेक्शन के अगर होता है तो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में ये खबरें भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा और पंजाब की जो असम्बली है वो तहलील हो चुकी है और 90 दिनों में आईनी तौर पर वहाँ पे इलेक्शन होना है। लेकिन ये खबरें भी हैं कि इलेक्शन वहाँ के जो हैं उनको भी डिले कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं? एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि बाहर से कोई हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, जो ऐलानात थे वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी यूटर्न लिए जा रहे हैं, माशी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सूरत हाल इख्तियार हो गई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। तो पार्टियां जो है सियासी, खासकर तहरीक इंसाफ की जानिब से किस किस्म का रद्द अमल आएगा? नहीं, बात यह है कि ये सारी सूरत हाल पैदा की गई है, ये नेचुरल नहीं है। इस सूरत हाल को पैदा किया गया और इसके पीछे वही इदारे, वही अफराद, वही ममालिक, वही ताकतें, वही कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती हैं। इस सारे के सारे अमल में, सारे प्रोसेस में सारे शरीक हैं, और आल जितने भी हैं, जो तमाम फरीकैन इसमें शामिल हैं। और मुझे इसीलिए ये लग रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के मासेस की तरफ, पाकिस्तान के लोगों की तरफ, पाकिस्तान के अवाम की तरफ, पाकिस्तान के अपने नेचर की तरफ, पाकिस्तान की रियासत की तरफ, पाकिस्तान के रियासती
रियासती जो उसकी अलामात है उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, और पाकिस्तान के वसाइल की तरफ, पाकिस्तान के उठने की और पाकिस्तान के फिर एक ताकत की तरफ उभरने की तमाम जो सकत है और तमाम जो ताकतें उनको जो है वो ज़ाय कर दिया गया है और ज़ाय किया जा रहा है, और उसमें सब शामिल हैं, सब शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सब शामिल हैं। अच्छा, सारे के सारे मुस्लिम है सर, लेकिन लोहारी साहब एक और चीज जो आपसे जानना चाहूंगा। तो लोहारी साहब, हमने देखा है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे या जनरल बाजवा साहब पे जो है बड़ी ज्यादा तनकीद की। अब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को देखें तो उसका तर्ज अमल बड़ा मुख्तलिफ है और उसने हमेशा मुफाहमत की बात की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो रहनुमा है वो लंदन पहुंचे हैं तो उनका के ताबड़तोड़ हमले जो हैं साबिक एस्टैब्लिशमेंट पर और खासकर जनरल बाजवा पे जारी है। जावेद लतीफ साहब का बयान आपने कल सुना होगा, उनका कहना यह है कि हमें सिर्फ 1 महीना हो गया कि हमने ठीक ठाक हुकूमत संभाली है, इससे कबल जो हुकूमत थी वो हमारे बस में नहीं थी। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो और नून लीग के लिए कितना खतरनाक होगा कि दोबारा जो है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आना या पुरानी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तासुर भी दिया जा रहा है कि बाजवा साहब की जो लेगेसी है वो आज भी बरकरार है रिसेंटली एस्टैब्लिशमेंट में। कैसे देखते हैं इन बयानात को सर आप? ये लेगेसी बाजवा साहब की नहीं है, बाजवा साहब उसके मेमार नहीं है, उसका मेमार ज़ियाउल हक था, दूसरा बड़ा मेमार जनरल हमीद गुल था। इस बर्बादी की बुनियाद ज़ियाउल हक ने रखी थी और उसको ज्यादा मजबूत हमीद गुल ने किया था। हमीद गुल की पॉलिटिकल जो ज़ियाउल हक की सियासी पैदावार जो है वो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी थी, और हमीद गुल की सियासी पैदावार जो है वो जो है अपना इमरान खान और उसकी लेगेसी जो चल रही है वो हमीद गुल की चल रही है। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की पार्टी है, वो अपने तौर पर चला रहे हैं। इस मुल्क के लिए कोई मैंने आपको कहा ना कि जो जहां जहां बैठा है वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने पिटी मफादात के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए, छोटे छोटे खसीस बेनाम बेकार किस्म के मफादात के लिए कर रहा है। वो ना 22 करोड़ अवाम को देख रहा है, ना ये 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे को देख रहा है, वो कुछ भी नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपने जाती मफादात को देख रहा है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, खाकान अब्बासी हो, आसिफ जरदारी, कोई भी हो, वो सिर्फ अपनी जात की तरफ। और मैं जो सियासतदानों को नाम ले सकता हूँ ना, बाकी लोगों के नाम नहीं ले सकता हूँ, ना मेरी इतनी हिम्मत है, ना मेरे अंदर ना मेरी खाल इतनी मजबूत है। सब एक सिर्फ अपने अपने पिटी मफादात को देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है पाकिस्तान। सर, तो आप हरमीत जो बात कर रहे हैं, जिस बयानिए को बनाने की नून लीग कोशिश कर रही है और लंदन में सर जोड़ कर बैठी हुई है, जिसमें एक्स आर्मी चीफ की बात की जाए और ISI के चीफ की बात की जाए, इन सब का बयानिया बनाने की जो कोशिश नून लीग की जानिब से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई और इससे वो किस बयानिए को कहाँ तक इंडल्ज कर सकते हैं आम आवाम की दिमागों में? देखिए, मैं नीयत पर शक नहीं करता हूँ। आर्मी चीफ की क्या नीयत है मुझे नहीं पता है, ISI के चीफ की क्या नीयत है मुझे नहीं पता है। मैं तो अमल को देखता हूँ, जिस तरह से ये बोने लोग, छोटे छोटे लोगों को इतना वो, अरे यार आप तो बर्दाश्त, अगर ये बर्दाश्त करें, इन हालात को बर्दाश्त करें, तो आपने भुट्टो को बर्दाश्त क्यों नहीं किया? आपने कैद-ए-आज़म को बर्दाश्त क्यों नहीं किया? कैद-ए-आज़म के साथियों को क्यों बर्दाश्त नहीं किया? क्या खराबी थी AK फजल हक में? क्या खराबी थी हुसैन शहीद सोहरावर्दी में? क्या खराबी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो में? क्या खराबी थी बेनज़ीर भुट्टो में? ये कैसे एलिमिनेट हो गए? एक के बाद एक जो है, आप इनको सफाया होता गया, और ऐसे बोने कैरेक्टर्स जो हमारे सामने लाकर खड़े कर दिए हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी डिलीवर करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं। हमारे सामने इन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। और क्या होगा, क्या आगे क्या होगा? आपसे कहा जाएगा कि माचिस हमारे हवाले कीजिए, तीलियां हमारे हवाले कीजिए, आप अपने घर के बर्तन हमारे हवाले कीजिए, अब सब कुछ हमें दे दीजिएगा, आप समझौते करें, हमारे साथ बैठें और अपनी गुलामी लिख कर दे दें, या इसको अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, इसको डिसइंटीग्रेट कर दें। मैं कहता हूं कि ये सारे के सारे लोग कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। मैं आर्म फोर्सेस की या मैं और कुछ चीजों की नहीं, मैं कहता हूं अफराद जो हमारे पास हैं, मुझे उनके ऊपर कोई वो नहीं है। हमारी सियासी शराबा फेल हो चुकी है,
हमारी अदालती अशराफिया फेल हो चुकी है। नज़ीर लगाई साहब, हमारी आपका सारी की तज्जिया जो है ना वो हम बात सियासत पे कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सियासी तज्जिया दें, लेकिन आप जो बात करते हैं वो पता नहीं, अगर हमारे सियासतदान सुने तो शायद कहीं ज़मीर पे कोई एक झटका हल्का सा ना, एक जग ज़रूर लगे, लेकिन हमें तकलीफ होती है कि निज़ाम ख़राब है, सियासतदान ख़राब है, माशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल और मुल्क की सियासी सूरत हाल, हर चीज़ फुली डैमेज है, बट डैमेज इज़ डन। आपको क्या लगता है, अगर हम अपने आइन की बात करें, 73 के आइन की बात कर लेते हैं, जमहूरी निज़ाम फेल हो गया, हर किस्म की चीज़ें अब फेल हो चुकी हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लेकर आई जाए इस मुल्क पाकिस्तान में या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? आपका एनालिसिस इस पर क्या है? हर निज़ाम तो फेल हो गया, कोई नया निज़ाम लेके आना चाहिए, और क्या हम इस कंडीशन में हैं? नहीं, निज़ाम को फेल किया गया। कोई भी निज़ाम जो है वो फेल नहीं होता, उसको लोग फेल करते हैं। बेहतरीन निज़ाम जमहूरियत है, जमहूरियत को नाकाम बना दिया गया। जमहूरियत को हैंड पिक थी, जमहूरियत इंजीनियर थी, जमहूरियत फैब्रिकेटेड थी, जमहूरियत घड़ी गई थी, जमहूरियत वो नहीं थी जो हम चाह रहे थे, जमहूरियत वो नहीं थी जो इस मुल्क के अवाम चाह रहे थे। बयाने बनाए गए, फजूल बयाने बनाए गए, बेकार बयाने बनाए गए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, फजूल बयाने बनाकर जमहूरियत ने जमहूरियत को ही ख़त्म किया है और निज़ाम जो है बुरी तरह फेल हुआ है। होप फॉर द गुड। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। होपफुली कि आपने अपने वीकेंड का और अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर लिया होगा, लेकिन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में यानी इस घंटे में हमने आपकी मुलाकात करानी है हुज़ैर अवान से। IT एक्सपर्ट है और पाकिस्तान के कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट है। मेरी इनसे मुलाकात आज से 5-6 साल पहले UMT में हुई थी और आज 5-6 साल बाद जब मैं इनकी सक्सेस स्टोरी देखती हूँ और इनकी मैं कामयाबियाँ देखती हूँ, अभी फ़िलहाल ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हैं। और अगर इनकी IT को लेके इन्वेंशंस की बात करें तो करंटली ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेकर उन्होंने क्या इनोवेशन की है हम उस बारे में बात कर लेते हैं और इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ आपकी लेटेस्ट इन्वेंशन की, जिसमें आपने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसमें आप गीज़र को बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ रियली गुड। और इस पर कब से काम कर रहे थे और आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा शेयर करें। ये मैंने 2020 में प्रोजेक्ट बनाया था। IoT गीज़र एक डिवाइस है जो आप अपने ड्रम गीज़र के साथ, ये जो आपके बड़े गीज़र्स होते हैं गैस वाले, उनके साथ कनेक्ट करके इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठकर अपना जो घर का गीज़र होता है। तो मेन पर्पस तो ये था कि आप ये देखें, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी होती है आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए आती है। तो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि सुबह सुबह जब गैस नहीं आ रही होती, सुबह सुबह 5 बजे उठकर जाना और गीज़र ऑन करना, ठंड में ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। उसके साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा मेन फीचर है वो ये है कि गैस सेविंग। आपका जो पायलट होता है ड्रम गीज़र में वो 24 आवर्स चलता रहता है। इसमें आपका पायलट नहीं है, आप डायरेक्टली अपना टेम्परेचर सेट करें, आपकी जो ऐप है उसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं कि इतने घंटे बाद इतना टेम्परेचर सेट हो और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जब वो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। ये काफ़ी ईज कर दी है जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। इसमें मेन फीचर तो इसका यही था, गैस सेविंग। बाकी इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें इसमें अपग्रेड आती रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है उज़ैर, हमारे साथ था। अच्छा उज़ैर, वैसे माशाल्लाह आप हैं तो बड़े टैलेंटेड और माशाल्लाह क्यूट भी आप हैं, और आपसे जानना चाहूँगा कि जाहिर बात है सर्दी होती है तो उठने का दिल किसी का नहीं करता, तो ये तजुर्बा जो था कहीं ना कहीं अपना भी आपकी भी कभी दिल नहीं करता था कि मैं उठूं गीज़र को ऑन करूं, तो सोचे कि इसी पे काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगा आपको बना? 2020 में अराउंड 1 से 2 माह लगे थे मुझे अपने लिए बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 1 साल लगाया एक किसी भी सिंपल पर्सन के लिए कि वो खुद अपने गीज़र में इंस्टॉल कर सकते। जब मैंने बनाया था वो तो सिर्फ मैं इंस्टॉल कर सकता था, मुझे पता था ये चीज़ कहाँ पे लगनी है, कैसे लगनी। वो पापा को भी नहीं पता था या किसी और को नहीं पता था कि कैसे इंस्टॉल होना है। तो अब उसे मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको भी अगर मैं दूंगा, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी तो आप इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर के गीज़र। अच्छा, आपके पास बहुत सारे क्रेडिट्स हैं हुज़ैर। अगर हम पहले क्रेडिट की बात करें तो पहला आपका क्रेडिट ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। दूसरा ये कि आप पाकिस्तान के कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट हैं, अभी माशाल्लाह स्टडीज़ भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या क्या प्लान है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप ऑन एंड ऑफ इन्वेंट करते भी रहे हैं और आगे मज़ीद भी करना चाह रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में हैं और आप इसे कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं IT रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल IT सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल था इन द एज ऑफ 8। उसमें पाकिस्तान का फर्स्ट स्टूडेंट इन 150 कंट्रीज़ में, अराउंड ओवर 12 मिलियन स्टूडेंट्स। उसके साथ रोबोटिक्स डेवलपर भी हूँ।
डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपने देखी होंगी वीडियोस। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गेस्ट स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर भी इनवाइट किया जाता हूँ। तो आगे भी इंशाल्लाह रोबोटिक्स फील्ड में ही काम करना है। पाकिस्तान में जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनको जो है ना, इनका सोल्यूशन निकालना रोबोटिक्स के थ्रू। अच्छा, प्रॉब्लम्स का पता होना उज़ैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसके सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए। ऑब्वियसली आपकी इस बारे में काफ़ी रिसर्च होगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर आईटी की पाकिस्तान में बात करें तो हमने आईटी बेस्ड बहुत सारे शो किए हैं और हम बेसिक्स की बात करते हैं, हम डिजिटल की बात करते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम अभी बहुत शदीद काम करने की ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों पर। तो आपको क्या क्या नज़र आता है कि कौन से ऐसे 2-3 मेन फोकस पॉइंट्स जिन पर काम करके हम पाकिस्तान को आईटी में थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को अवेयरनेस देनी है, क्योंकि अवेयरनेस to जो है aware वो बहुत people, जरूरी है right. इस वक्त। यस। उसके बाद अब जो रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स हैं वो महंगे इतने हैं कि पापा की सपोर्ट है और अपनी जो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी है उसके थ्रू ही मैं काम कर रहा हूँ। वरना बहुत सारे ऐसे सेंसर्स हैं कि इतनी बार बन हुए और उसकी प्राइसेस भी इतनी हाई होती हैं कि, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें जब ख़राब होती हैं उसके बाद ही बंदा सीखता है, एक्सपीरियंस आता है। तो काफ़ी चीज़ें ख़राब भी की, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ों के बारे में नो हाउ है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं यूनिवर्सिटी के जो हेल्प कर देते हैं। वो अब कह लें कि जो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे ग्रेजुएटेड हैं और कह लें कि डबल ई डिपार्टमेंट के हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इस तरह कर कर है। तो बाकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और उसके बाद जो पाकिस्तान में कंपोनेंट्स वगैरह की बात की जाए तो वो अगर हो जाए उज़ैर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब की, तो पहले शुरुआत में तो जाहिर बात है कि घर से ही आपने की होगी, घर से जो चीज़ें पड़ी थी उससे शुरुआत की होती। तो अम्मी की जानिब से या पापा की जानिब से कोई डांट पड़ी कि पुत्र की हो या तेनों की कर रहे हैं? तो आजकल ऐसे कोई हुआ था आपके साथ कोई ऐसा हादसा, या उन्होंने शुरुआत से ही सपोर्ट किया कि नहीं पुत्र करता जा, तू बिगाड़ता जा? स्टार्ट में सपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं। आप ये कह लें कि जब कोई चीज़ वगैरह खराब होती थी मुझे तो समझ नहीं आती थी कि पहले खराब क्यों है, लेकिन मम्मा आती थी कहती थी ये तुम्हें। अब मैंने फर्स्ट स्टार्ट में बनाया था होम ऑटोमेशन, अपने कमरे में लगा दिया, ब्लूटूथ से अपने घर की लाइट्स वगैरह कंट्रोल करें। तो वो कहती थी कि क्या बार बार ब्लूटूथ से जाके बटन दबाओ, सीधा उसी पे रहने दे वो जो होम स्विचेस होते हैं। तो ये था। वैसे अल्लाह का शुक्र है पेरेंट्स की सपोर्ट है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा उज़ैर, कैसे मैनेज करते हैं? एक और चीज जो हमने देखी है ग्राउंड पे, जब हम जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ, या हमने मुख्तलिफ देहात में देखे, मुख्तलिफ इलाकों में देखें, जो मुनफरिद किस्म की चीज़ें सलाहियतें वो रखते हैं, लेकिन आपने जो फरमाया कि कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं होता। अगर इन नौजवानों के, इन बच्चों को, आप जैसे टैलेंटेड बच्चों को थोड़ी बहुत सपोर्ट गवर्नमेंट की जानिब से मिल जाए तो क्या किया जा सकता है? कितना काम आईटी के इस डिपार्टमेंट में या आईटी के इस दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी जा सकती हैं? देखिए, हर किसी का अपना पैशन है, हर किसी का अपना शौक है। मेरा आईटी है, किसी और का कोई और होगा। सपोर्ट होती है तो आगे फिर बच्चा एक्सेल करता है। मेरे पास पेरेंट्स की सपोर्ट थी, फैमिली की सपोर्ट थी। अगर उस वक्त जब मैं 4 इयर्स की से स्टार्ट लिया था, उस वक्त मैं पापा का सिस्टम करप्ट किया था। 4 इयर्स की एज में उनका डाटा होता था, उस वक्त काम करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं, सपोर्ट किया। अगर उस वक्त मुझे डांट देते हैं, मैं कंप्यूटर साइड पर रहता, शायद आज मैं इस मुकाम पर ना होता। तो सपोर्ट काफ़ी होती है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है। आज लेट से रोबोटिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं काफ़ी महंगे हैं, और जो मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर सेल कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कोई कंपनी वगैरह ऐसे सपोर्ट करे, तो फिर उसकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और आम बंदा जो है ईजिली अवेल कर सकेगा, उसको बाय कर सकेगा। अच्छा उज़ैर, जैसे कि आपने बताया कि आपके ग्रेजुएशन आपने तो खैर अभी नहीं की, लेकिन आपके जो दोस्त अहबाब है उनका सर्कल जो है वो आपसे ज़्यादा उम्र का है, तो हाउ टू मैनेज, मतलब कैसे मैनेज करते हैं? स्टडीज़ भी हैं, फिर आप साथ साथ इसको भी पैरेलल लेकर चलते हैं, और रिसर्च भी ऑब्वियसली इस हवाले से करते होंगे। तो इससे आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे? अब्बा अम्मा से कभी कभी होता तो नहीं कि नहीं भाई स्टडीज़ कम्स फर्स्ट, पहले इस पर फोकस करो और ये इन्वेंशंस भी साथ साथ घर पर करते रहो? नहीं, स्टडीज़ की तरफ से तो कभी नहीं ऐसा कहा। A11 में प्राइवेटली कर रहा हूँ। बाकी टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। आपको अगर टाइम मैनेजमेंट करना आता है, अब रात को ज़्यादा फोकस होकर काम किया जा सकता है। तो मैं मोस्टली जो कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ी सी फोकस मांगती है, तो रात के टाइम में कर ली। सुबह थोड़ा सा लेट उठ गए, फिर अकेडमी वगैरह वहाँ पर A11 वगैरह की स्टडीज़ कर ली। तो टाइम मैनेजमेंट करना होता है, वो कर लिया आपने तो फिर आप कामयाब हो। अच्छा ज़ैर, आपने हमारे साथ रहने, हमने क्विक ब्रेक लेनी है। हम इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में आईटी का स्कोप क्या है और जो बच्चे आईटी इस फील्ड में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुजैर हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक में भी हमारे साथ थे। इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। हुजैर, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ लाइव भी कि हमने इस रूट कॉज को डिस्कस किया कि अवेयरनेस की बहुत अच्छी ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि अगर हम करिकुलम की बात करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, ये प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों को इस फील्ड के हवाले से, स्कोप के हवाले से गाइड किया जा सकता है, बताया जा सकता है, इनको किस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इस हवाले से आपको क्या लगता है? स्कूल में तो आप स्कूल की बात ना करें, वो तो सिर्फ अपना पैटर्न पर जा रहे हैं। हर बच्चे का अपना पैशन होता है। मेरा कंप्यूटर है तो किसी का डिजाइनिंग भी हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, उसमें हर किसी का अपना पैशन है। तो अब बच्चे का पैशन देखना होता है कि वो किस में इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। स्कूल को तो मैं आप कह लें कि एक साइड पर ही है, वो किसी भी पैशन को सपोर्ट नहीं करेगा अगर किसी बच्चे में है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैमिली है और आपके जो इन्वायरमेंट है। आपको ऐसे टीचर्स मिल गए, कुछ होती हैं टीचर्स, हर टीचर एक जैसा नहीं होता। मेरे काफी अच्छे टीचर्स हैं तो वो काफी सपोर्ट करते थे, लेकिन नेगेटिविटी भी काफी है। तो कुछ ऐसे होते थे कि अगर मैं कुछ शेयर अपने से रिगार्डिंग कुछ शेयर करता था कि ये सर ऐसे होगा, तो इट वाज लाइक के वो थोड़ा सा कहते थे नहीं आपको नहीं पता, अभी छोटे हो, इस तरह करके। तो ऐसे करके है। तो स्कूल का पैटर्न तो वो कह लें कि अपना ही चाह रहा है, शुरू से जो चलता आ रहा है, उसको अपग्रेड होने की जरूरत है। उसके बारे में मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप बात करें, अब बहुत सारे बच्चे बीएस की अगर बात करें तो आईटी में बहुत बच्चे काम करना चाहते हैं और हम उनमें टैलेंट भी देखते हैं, उनका इंटरेस्ट भी देखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? ऑब्वियसली आप एक चीज़ को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस पर रिसर्च करते हैं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उस लेवल पर किस तरह की गाइडेंस, अवेयरनेस और करिकुलम दिया जा रहा है जिसमें बच्चे फील्ड में आए तो उन्हें पता हो कि व्हाट टू डू? अभी तो आप देखें, मेरा रोबोटिक्स पैशन है, तो अभी पाकिस्तान में रिसेंटली रोबोटिक्स के बारे में डिग्रीज वगैरह आना शुरू हुई है अंडर ग्रेजुएट की। तो आप ये देख लें कि यूनिवर्सिटीज़ भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि अब मैं रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स लेने जाता था मार्केट में पापा के साथ, तो वहाँ पर देखता था अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट बनवाने के लिए लड़के आए हुए, उधर से पैसे दे रहे हैं और बनवा रहे हैं। डिग्री तो ले ली, उनके पास अब स्किल नहीं, आगे जाके कहेंगे जॉब नहीं मिली। तो डिग्री तो आ जाएगी, डिग्री इतनी जरूरी नहीं होती, आपकी स्किल जरूरी होती है। स्किल की बेस के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखेंगे उनकी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उस स्किल की वजह से बहुत बड़े बड़े लेवल पर बैठे। जी हरमीत, बिल्कुल। अच्छा उज़ैर, आपने शुरुआत में बात की थी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मुख्तलिफ कॉलेज या स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बात की, सोहा ने आपसे सवाल किया, पैशन जाहिर बात है स्कूल में मुख्तलिफ हो सकता है, हर बच्चे का अपना एक पैशन होता है। आपका था आईटी की तरफ। वैसे जाहिर बात है जब कोई बच्चा, कोई शख्स जो है अपना एक नाम बनाता है, आज हमने आपको शो में बुलाया तो जाहिर बात है आपने काम इतना किया है, तो जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप गए हैं वहाँ पे स्टूडेंट का आईटी की तरफ पैशन आपने देखा है और कहीं ना कहीं उनका आपसे राब्ता भी है, लेकिन आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को भी देखें तो उसमें कौन सी चीज़ की कमी आपको देखने को मिले कि अगर उस पर भी काम किया जाए? जिस तरह आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है डिग्री की नहीं, अगर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज या स्कूल इस किस्म के प्रोग्राम भी शुरू करें तो आप नहीं समझते कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, तो वो कुछ कर भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बना भी सकते हैं, लेके जा भी सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख लें ऑनलाइन सीखने चीज़ें वगैरह, टीचर्स की सपोर्ट होती है। आज मैं यहाँ पर हूँ, टीचर्स की सपोर्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो जिस टाइम मैं स्टार्ट किया था उन्होंने मुझे गाइडेंस वगैरह देनी शुरू की, तो टीचर्स की सपोर्ट सबसे पहले होती है। स्टार्ट मैंने भी गेमिंग से किया था, बाकी बच्चों की तरह ऐसा ही शुरू से ही मैं कुछ डिफरेंट नहीं करता था, गेम्स ही खेलता था उस वक्त, जिससे मेरी चीज़ें हैंडलिंग, कीबोर्ड की, माउस की, डिफरेंट चीज़ें अच्छी होती गई। तो अब आपका पैशन है, आपको सपोर्ट मिल रही है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके टीचर्स की तरफ से, तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी जो सबसे पहले है वो अल्लाह के प्लान है, अल्लाह ने जो प्लान किया है वही होगा और ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। आपने बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह, आपकी सोच भी उसी के साथ साथ, मतलब आपकी सोच आपकी शख्सियत की अक्कासी करती है और दैट इज़ रियली गुड कि आप इस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं। लेकिन आपको पता है जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक बहुत सारे इदारों ने आपसे रब्ता किया होगा, यकीनन दे वांट यू टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, और आपने इस चीज़ को अभी तो अपने शौक़ की वजह से कर रहे हैं। जो शौक़ होता है उस पर रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ इन्वेंट कर लेते हैं, कोई चीज़ अच्छी नई डेवलप कर लेते हैं, जैसे आपने ये एप्लीकेशन डेवलप की है। तो अभी जो इदारे आपसे रब्ता कर चुके हैं, जॉब करने के हवाले से कोई प्लान रखते हैं कि इसको अगर आपने एज अ प्रोफेशन ऑब्वियसली अगर आपने कंटिन्यू करना है तो इसे किस तरह से कैरी करेंगे?
इंशाल्लाह रोबोटिक्स तो प्रोफेशन चलेगा आगे, लेकिन अब जो डिवाइसेस से रिगार्डिंग कंटेक्ट वगैरह किए हैं वो ये दिए हैं कि आप हमें सैंपल भेजें, हम देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो उनका तो उससे यही मतलब होता है कि हम देखेंगे, कॉपी करेंगे, उसमें अपने बात अपनी मार्केट में सेल करेंगे। तो इस तरह कर कर हुआ है, ऐसा वैसे कोई कह लें कि उस लेवल पर नहीं हुआ। अच्छा, इस एप्लीकेशन को कहाँ रिप्रेजेंट किया है और इस हवाले से क्या फीडबैक आ रहा है? और ऑब्वियसली एक चीज़ है, आपने उसमें मेहनत, एक्सपेंडिचर्स पे एक्सपेंस, हर चीज़ लगती है, तो यू वांट टू सेल इट आउट, और मतलब आपका इस हवाले से क्या प्लान है? सेल कर रहा हूँ, काफ़ी डिवाइस कर चुका हूँ, 9000 प्राइस है। और आप ये कह लें कि जितने एक्सपेंसिव हैं कंपोनेंट्स, उस लिहाज से ये हर बंदे के लिए इजी बनाना चाह रहा हूँ मैं तो। उसके बाद बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी काफ़ी हुई है एडवर्टीजमेंट, काफ़ी कॉन्टेक्ट्स वगैरह करते हैं लोग डिफरेंट सिटी से कि कैसे चलती है, क्योंकि एक तो डिफरेंट चीज़ है। हाँ। और जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि रोज़ सुबह उठते जाना और ऑन करना, ये भी थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, तो लोग कंटेक्ट कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ब्रेन ड्रेन का बहुत, आपको पता है कि बहुत रुझान है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाकिस्तान में समझी जाती है कि हो रही है आजकल। बहुत सारे इदारे इंटरनेशनल भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की क्रीम में, खासतौर पे वो आईटी हो या फाइनेंस हो या अकाउंट्स हो या फिर कोई भी फील्ड हो, वो फौरी तौर पर उठा लेते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि क्रेडिबिलिटी क्या है इन बच्चों की या इन यंगस्टर्स की। तो इस हवाले से आपको इंटरनेशनल ऑफर्स भी आई हैं, आपका कोई प्लान है? ऑब्वियसली आपने बहुत सारे विजिट्स भी किए होंगे, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अभी तो इंटरनेशनल ऐसा कोई ऑफर्स वगैरह नहीं है, तो आगे इंशाल्लाह लर्निंग्स के लिए जाऊंगा। डिफरेंट कंट्रीज हैं, रोबोटिक्स वगैरह की लर्निंग्स वगैरह लेकर इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान में आके काम करने का प्लान है। अच्छा, इसे आइडियलाइज किसे करते हैं? हमने बहुत सारी रोबोटिक्स की खबरें दी हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया गया है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसको एज ए डिसिप्लिन, इससे पहले ऐसा नहीं था। तो आप जो है वो किसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं और किन मुल्कों में ज़्यादा इस पर बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, और आप कहाँ जाके ज़्यादा सीखना चाहते हैं? इस वक्त तो जापान और आई थिंक जर्मन टॉपर है, तो देखें ए लेवल्स के बाद या फिर अंडर ग्रेजुएट के बाद कहाँ का प्लान बनता है। बाकी डिफरेंट काम वगैरह जा रहे हैं। मैं अभी मेन फोकस जो है वो कह लें कि ऑनलाइन के थ्रू करता हूँ। जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, फिर जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, इजीली नेट पर काफ़ी कुछ अवेलेबल है। चाचा गूगल जो है हमारा, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है, काफ़ी कुछ रिसर्चेज वगैरह सीखने को मिल जाता है। तो अभी तो मैं उस पर डिपेंड कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह फिर लर्निंग लेंगे डिफरेंट। लेकिन इज देयर पीपल कम अप टू यू फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, और आपने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ मतलब बहुत सारे लेक्चर्स भी होते हैं, तो आप इसे मतलब टीचिंग भी इसमें कर रहे हैं, इस तरीके से बच्चों को सिखा भी रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी? हाँ जी, मैंने सेशन किया था बच्चों के लिए रोबोटिक्स का अराउंड 2 से 3 साल पहले यूईटी में, समर कैंप कह लें आप। उसके बाद डिफरेंट और सेशंस भी होते थे। टीचर्स को 3 दिन का आईटी सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस दे दी। 2015 में मैंने दिया था कॉन्फ्रेंस में कि अब जो मसले आ रहे हैं टीचर्स को, उस वक्त काफ़ी स्कैम्स हो रहे थे, अब डिफरेंट बैंक के स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन फिशिंग वगैरह, इसके बारे में अवेयरनेस वगैरह प्रोवाइड कर दी। इस तरह करके जो मैंने चीज़ें लर्न की हुई, जो मैंने सीखी हुई हैं, उसके ऊपर तो मैं काफ़ी अवेयरनेस प्रोवाइड करता हूँ, मेरी जितनी कोशिश है। अच्छा, इस हवाले से आप क्या उन बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं हुज़ैर जो वाकई आईटी पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये मसला हर फील्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली आईटी, कि वसाइल की कमी की वजह से जो है वो लोग पीछे हट जाते हैं, उनके पास ये लेम एक्सक्यूज़ होता है। यू आर वर्किंग विद ऑल दीज एक्सक्यूजेस ना, हमने इन सब के साथ इनके बावजूद भी काम किया है और नई नई चीज़ें ईजाद करने की कोशिश की है, उस पर काम कर रहे हैं, अभी मज़ीद भी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो मायूस हैं पाकिस्तान की करंट सूरत हाल को लेकर, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है। हाँ। आप इजीली गूगल से कुछ भी सीख सकते हैं। गूगल से स्टार्ट लें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। जो प्लान्स होंगे वही बेहतर होगा, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है, सब्र करें और अपनी लर्निंग्स आहिस्ता आहिस्ता गूगल से सीखें और जारी करें। इंशाल्लाह आगे जो भी होगा बेहतर हो। इंशाल्लाह। जी हरमीत। अच्छा उज़ैर, आप जिस तरह हम देखते हैं मुख्तलिफ हमारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं नाम बना के वो पाकिस्तान को छोड़ जाते हैं। मजबूरी होती है, ज़ाहिर बात है, बहुत सारी अट्रैक्शन होती है, बहुत सारी जॉब के वहाँ से जो है सहूलियात, बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा तो इरादा नहीं है ना आप कभी कि ऐप बना ली या आगे कामयाबी जो है, अगर अल्लाह आपको मज़ीद भी नसीब करे, तो क्या इरादा ऐसा है कि कहीं और सेटलमेंट के या पाकिस्तान में ही अपनी जो खिदमात हैं इसको इधर ही सरंजाम देंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह लर्निंग्स लेने के बाद पाकिस्तान में आके काम करने का प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़रूरत है हमारी एडवांसमेंट की। अभी बहुत सारी कंट्रीज में बहुत पीछे है, उसमें काफ़ी ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर इधर ही आके काम करें।
अच्छा, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उनमें से कुछ शेयर करना चाहते हैं? आई डोंट वांट यू टू कि आप उन्हें अनाउंस करें, बिकॉज आपने एक बात बिल्कुल ठीक किया है कि कंपनीज आपसे रब्ता करती हैं कि चलो एक सैंपल हमें बना के दें ताकि उसके बाद उसको कॉपी करें और दे आर वर्किंग बाय देयर ऑन। तो ये आप अपना आइडिया शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन किन किन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये गीज़र की आपने बात की, रिमोट कंट्रोल से आपने उसको कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन बनाई है, तो इस पर कौन कौन सी चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं जिन पर लगता है कि पाकिस्तान में बड़ी आसानी से काम हो सकता है और वो ज़रूरत भी है आज के एरा की? आप ये कह लें कि अराउंड 1.5 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। कुछ फंसा हुआ है वो, इंशाल्लाह जब होगा, क्योंकि अभी काफ़ी इश्यूज वगैरह आ रहे हैं उसमें वो, वरना फिर एक और प्रोजेक्ट है उसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम ही है, वो भी एक आप कह लें, तो इंशाल्लाह उन पर काम कर रहा हूँ। अभी देखें कब तक होता है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द गुड मॉर्निंग पब्लिक टीम। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग रियली सच, वो वाली तमाम चीज़ें जिन पर काम करने की पाकिस्तान में कंसर्न डिपार्टमेंट को जरूरत है, लेकिन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साफ पानी पाकिस्तान के बड़ों मसलों में से एक मसला है, लेकिन इस बड़े मसले को एड्रेस करने के लिए मुतल्लिका महकमा जात या कंसर्न डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो एक्टिवली उस तरह से काम नहीं किया जा रहा। हमारे इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को आते हुए और आपसे बात करते हुए देखा है जिन्होंने एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जो कि साफ़ पानी की एक ऐसी मुहिम चलाए हुए हैं जिससे साफ़ पानी मुहैया किया जा रहा है उन इलाकों में, ख़ास तौर पर जहाँ पर साफ़ पानी बिल्कुल ही मैसर नहीं आता, जिससे बहुत सारे ऐसे मुज़ी अमराज भी फैलते हैं जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं उन लोगों की सेहत के लिए जो उन इलाकों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी आपकी मुलाकात ऐसे ही एक इदारे से कराएंगे, एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे। अमाद फ़रूख इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ मौजूद है जो कि बूंद शम्स फाउंडेशन को चला रहे हैं। किस तरह से साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं ये हम उनसे जान लेते हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी, सुहदरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि अगर हम देखें तो पानी का ये मसला जो है ये कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, चाहे शहर हो देहात हो। फिर जैसे सैलाब की तबाहकारी है तो वहाँ सबसे बड़ा मुश्किल मरहला ये था गवर्नमेंट के लिए भी, और जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है उनके लिए भी ये मसला था। लेकिन डॉक्टर अमाद हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे बहुत अच्छा लगा जब हम डिस्कशन गुफ्तगू कर रहे थे इसी बारे में, तो ये प्रोजेक्ट के हवाले से ओवरऑल बताइए कि कब शुरू हुआ, क्या सोच के ये लॉन्च किया गया, किस तरह शुरू किया गया, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक हो गया हरमीत, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि पानी जो है वो किसी भी इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, व्हाट ही रिक्वायर्स टू सर्वाइव, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बेशतर लोगों को ये सहूलत मैसर नहीं। हम लोग जो है, हमारा ताल्लुक बूंदे शम्स से है। बूंदे शम्स एक सोशल एंटरप्राइज है जो कि एक मेरे भाई हैं हमजा फ़रूख, उन्होंने यूएस से वो पढ़ने गए हुए थे, तो 2014 के अंदर उनको आइडिया आया कि उनको पानी के लिए कुछ काम करना चाहिए। हम लोगों को आबाई घर चकवाल है, हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट अपना 2014 के अंदर चकवाल में किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी सक्सेस मिली। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर और दिलो जान से काम किया। तो हम लोग बेसिकली एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इनोवेट की है, मतलब कि ये दुनिया में कहीं और अवेलेबल नहीं है। अच्छा, दुनिया में नहीं है मतलब? दुनिया में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और दैट्स वन पार्ट ऑफ द रीजंस दैट वी हैड टू इनोवेट, बिकॉज हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की और हमें नहीं मिली, और उसके बाद हमने इरादा किया कि हम इसको खुद इनोवेट करते हैं। इट्स पाकिस्तान के अंदर इसकी सारी R&D, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, हर चीज़ पाकिस्तान से ही हो रही है। वी आर वेरी पेट्रियोटिक इन दैट वे। ये एक सोलर बेस्ड डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को यूज़ करके वाटर को, किसी भी वाटर सोर्स को जो कि तालाब भी हो सकता है, बोर भी हो सकता है, उससे पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर करती है, और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ जहाँ पे पानी पीने का बहुत साफ पानी का मसला है वहाँ पे उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है फॉर एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स। अच्छा, ठीक है, मतलब ये 20 साल तक आपको साफ पानी प्रोवाइड करती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में चकवाल से आपने शुरुआत की, वहाँ ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा। अब आपने कौन कौन से शहर को टारगेट बनाया हुआ है, कौन कौन से शहर में काम किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो है मुश्किल मरहला या मुश्किलात आपको आई वो कौन से इलाका है, और वहाँ के लोगों को पानी की वजह से बड़े मुश्किलात या अमराज के वो शिकार थे, तो आपने सोचा कि भैया वहाँ ही लगा लेते हैं?
जी बिल्कुल। इस वक्त बूंद शम्स जो है पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर एक्टिवली काम कर रही है। वी आर डिप्लॉइंग और प्रोजेक्ट्स इन ऑल दी 4 प्रोविंसेस साइमल्टेनियसली। अच्छा। क्योंकि पानी का मसला तो आपको पता है कि इतना ज़्यादा है कि हम सब मिलकर भी कोशिश करें तो शायद ही हल हो सके। लेकिन हम अपनी इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो इस वक्त प्रॉब्लम के हॉटस्पॉट्स हैं, स्पेशली सिंध, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, जिसमें राजनपुर आता है, मीरपुर आता है, ठीक है, बेला रीजन है बलूचिस्तान का। आप यकीन करें कि वहाँ पे लोग जो हैं वो बिल्कुल एक तालाब से, लोग और जानवर एक ही तालाब से जो है वो पानी पी रहे हैं, और वो ये चीज़ नस्लों से कर रहे हैं। उसके दादा भी उसी तालाब से पीते थे, उसके वाले साहब भी पीते हैं, बच्चा भी वो पीता है। उनको प्रॉब्लम का ही नहीं पता। जब तक उनको प्रॉब्लम का नहीं पता होगा तो आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग मुश्किल से मुश्किल इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग इंशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में 70 प्रोजेक्ट्स अपने डिप्लॉय करके एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ के भी हम और सुबह अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम देखें पाकिस्तान में चारों मौसम को देखें, और ख़ासतौर पर जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर शदीद गर्मी और सूरज के जो महीने होते हैं, गर्मियों के जो महीने होते हैं वो कंपैरेटिवली सर्दियों से बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं मेन स्ट्रीम एरियाज़ के लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बात नहीं कर रही। इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपसे एक्सपेंस जानना चाहती हूँ, बिकॉज अगर आप 70+ प्रोजेक्ट कर चुके हैं अब तक, तो ये एक ऐसा टेक्निक, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बहुत सारी जगहों पर, बिकॉज पोर्टेबल एक डिवाइस टाइप है या पोर्टेबल एक मशीन टाइप है जिसको आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। एक्सपेंस कितना आपका आता है, और आप ये अगर बड़े लेवल पर करना चाहें तो किस किस्म की सपोर्ट आपको चाहिए जिससे आप ज़्यादा उन इलाकों को कैटर कर सकें जहाँ पर बहुत गंदा पानी आता है और वहाँ पर साफ़ पानी की अशद ज़रूरत है? जी ठीक हो गया। पहले तो मैं आपको कुछ चंद फीचर्स इस डिवाइस के बता दूं जिससे हमारे काफ़ी मामला क्लियर हो जाएंगे। इट्स कम्प्लीटली सोलर बेस्ड, इसको बिजली की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। इसका मतलब है पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे जहाँ पे सूरज की तवानाई आती है, शमसी तवानाई आती है, ठीक है, और कोई गंदा पीने का या पानी का तालाब है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होकर अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों तक जो है साफ़ पीने का पानी प्रोवाइड कर सकती है। इट्स एन ऑफ ग्रिड सोल्यूशन, ठीक है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान के जो मुश्किल तरीन इलाके हैं वहाँ पे गर्मियों के महीने जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और सर्दियों के कम होते हैं। तो बिल्कुल गर्मियों के अंदर भी सनलाइट, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर मोस्टली इलाकों के अंदर पूरे साल के अंदर ज़्यादातर सनलाइट अवेलेबल होती है। और ये जो डिवाइस है ये तो थोड़े से फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के साथ भी जो है वो काम कर सकती है। तो अभी तक हमें कोई ऐसा इलाका नहीं मिला जहाँ पे सनलाइट का हमें जो है वो इशू हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर माद, आपसे जानना चाहेंगे कि डिवाइस जो है, एक तो हम जो विजुअल जो तस्वीर आ रही हैं उसमें भी देख रहे हैं, क्या ये पूरे इलाके के लिए ही किया जाता है? कितनी डिवाइस, अगर पूरा जैसे आपने अपने इलाके की बात की तो वहाँ पे कितनी डिवाइस की ज़रूरत आई? और दूसरी बात, आप मुझसे आप बता रहे थे से कबल कि ये मामला जो है, अगर किसको पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, किसी गली मोहल्ले को, किसी गांव को, तो ये बिल्कुल मुफ्त है। तो ये मुफ्त इतनी महंगी डिवाइस, ये सपोर्ट कहाँ से, कौन इसको सपोर्ट आपको कर रहा है? और जाहिर बात है कि मुश्किलात तो पहले से, जाहिर बात है जब आपने शुरुआत की तो मुश्किलात होंगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल को, और क्या ये गली मोहल्ले तक ही महदूद होती है या पूरा गांव को आप कर लेते हैं और उसका वहाँ का जो पानी उसको साफ करना शुरू कर लेते हैं? जी बिल्कुल। ये जो डिवाइस है ये काबिलियत रखती है कि ये एक दिन में 10,000 लीटर साफ पीने का पानी दे सकती है। 10,000? ठीक अच्छा। है। तो अगर आप इसको इस तरह समझें कि अगर एक इंसान को 2 लीटर पानी चाहिए होता है दिन में, तो ये एक दिन में 5,000 लोगों को जो है वो साफ पीने का पानी मुहैया कर सकती है। तो यू कैन इमेजिन, इतने तो आजकल गांव भी इतनी तादाद के नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जहाँ पे भी हम पूरे विलेजेस को कवर करते हैं, हमारी एक डिवाइस कम से कम 1000 से 1500 ख़ानदान के लिए एक साफ पीने का पानी का मसला हल कर देती है कई साल के लिए। अच्छा। इसकी प्राइस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हम एक सोशल एंटरप्राइज है, हम कमर्शियल नहीं है। हम अच्छा। इसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, हम खुद और लाइक माइंडेड पीपल के साथ, लोगों के साथ मिलके इस टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, और उसके बाद
एटलीस्ट पहले ये हम इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि हमारे साथ कोई आके करता है तो पहले 5 साल तक के लिए इस डिवाइस को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा। कोई कंपोनेंट भी चेंज करना पड़ता है तो वो हम रिप्लेस करेंगे। मतलब ये है कि ये कॉन्फिडेंस है हमारा कि ये डिवाइस 10 से 15 साल चलने वाली है क्योंकि इसको हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, कितने लोग आपके साथ एज अ वॉलंटियरली काम करते हैं या उन मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जो शहर हैं, गांव हैं, उसमें क्या आप लोग वहाँ पे वो उनके लिए और दफातर बने हुए हैं? यहाँ सारा कुछ जो है इस्लामाबाद या किसी और शहर से ही किया जा रहा है, प्रोसीजर जो है उसका वहाँ से ही किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, देखें हमारे लॉजिस्टिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा नेटवर्क है। अच्छा। ठीक है, हमारी अपनी टीम्स हैं, डिप्लॉयमेंट टीम्स हैं, मेंटेनेंस टीम्स हैं, सर्वे टीम्स हैं। हम जो इलाका चूज़ करते हैं उसके लिए एक सेट ऑफ पैरामीटर्स है जो कि हम लोकल कम्युनिटी बॉडीज़ के साथ मिलके उस कम्युनिटी से निकालते हैं। उसके बाद हम अपनी टेक्नोलॉजी को उस इलाके के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली ट्यून इन करते हैं कि उसके पानी के ऊपर वो बेहतरीन चले, और फिर हम जाके लगा के उनके वाटर सैंपल्स लेके टेस्ट करके वापस हम लोग आते हैं और हम सरकारी इदारों से टेस्ट करवा के वो डॉक्यूमेंट करते हैं। हम लोगों ने हेल्थ प्रोटोकॉल्स अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रिक्ट रखी हुई हैं। वी मेक श्योर कि ऑल ऑफ आवर प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इलाकों में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। अच्छा अमाद, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, लोगों का मेरे एक्चुअली पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि वो तमाम इदारे जिनको दरअसल ये काम करना चाहिए, हम कतई तौर पर ये नहीं कहते कि आप बेसिकली जिनका काम है वो नहीं कर रहे, लेकिन हमने बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जो कि इस नोबल कॉज के लिए काम करें कि साफ़ पानी जो है वो मुहैया किया जाना चाहिए, बेसिक राइट है। अब आपको किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में से किसी ने आपसे रब्ता किया कि चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपके साथ मिलकर वो ये काम करना चाहते हैं, उन इलाकों को मुहैया करना चाहते हैं साफ़ पानी जहाँ पर इसकी इस वक्त ज़रूरत है? या फिर अगर हम सैलाब की बात करें तो इस ऐसे सिचुएशन में वो ज़ल्ज़ला हो या सैलाब, मुख़य्यर हज़रात बड़ी तादाद में सामने आते हैं जो कहते हैं कि यस हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अनटिल और अनलेस वो इदारे की क्रेडिबिलिटी को चेक कर ले। तो इसको आपने इस टाइम में बूस्ट भी मिला होगा, तो क्या इन इदारों के साथ जो हुकूमती इदारे हैं उनके मिल के साथ काम करने का प्लान है आपका, या किसी ने आपसे इस हवाले से रब्ता किया टू वर्क विद यू गाइस? जी ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, और बिल्कुल हम तो 2014 से जो है वो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस हमें अभी तक नहीं मिल सका। और इंस्टेड हम लोगों ने इरादा किया कि इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिटिसाइजिंग कि ये नहीं कर रहे तो हर किसी को पता नहीं कर रहे, लेट्स जस्ट गेट टू वर्क और हम लोग करना शुरू करते हैं। हम लोग अभी भी इंगेज करना चाह रहे हैं, लेकिन द रियलिटी इज़ कि हम लोगों को इस वक्त ग्लोबल स्केल के ऊपर बात समझाने में बहुत आसानी हो रही है और हम वहाँ से मदद लेके पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को समझाने में अभी भी हमें बड़े मुश्किल हो रहे हैं। ठीक है, नो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू लिसन, और जब वो समझते हैं तो बस उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूट कर, जितनी देर में हम लोग अपने 50 प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं उतनी देर में उनके साथ अभी हमारी कन्वर्सेशन ही चल रही होती है। तो वी नीड टू गेट टू द फील्ड, और अभी तक हमारा इनके किसी के साथ इतना अच्छा कोलैबोरेटिव काम नहीं चल सका क्योंकि हम लोग बड़ा पिकी, हम लोग भी थोड़ा सा पिकी हैं कि एक्चुअली हम सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फील्ड के अंदर दिल और जान से काम करेंगे। अच्छा मुझे अमाद ये मैं जानना चाहती हूँ जाने से पहले कि हाउ पीपल कैन अप्रोच यू गाइस, बिकॉज आप उन इलाकों की बात कर रहे हैं, आप खुद उन इलाकों को ढूंढते हैं जहाँ पर ये जो आपकी डिवाइस है लगाने की ज़रूरत होती है, या आप लोगों से लोग खुद भी रब्ता करते हैं? इस प्रोसीजर को आप किस तरह से चलाते हैं? अगर इस स्क्रीन के थ्रू आप बता सकते हैं उन इलाकों को, या हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको किस तरह से अप्रोच कर सके? जी बिल्कुल, देखिए हम अपने हर एस्पेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें आप पहुंच ऐसे सकते हैं कि हमारी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। हम बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं और बिल्कुल आम लोग ही जो मुश्किल में है वो ऑनलाइन जाते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कम्युनिटी नॉमिनेशन फॉर्म है वो वहाँ पे सबमिट करते हैं और हम उनको कांटेक्ट करते हैं। और हमें बहुत सारे इलाके ऐसे मिले हैं कि लोगों ने कहा है हमारे घर में, हमारे गांव में ये इशू है, हम कम्युनिटी नॉमिनेशन उन्होंने फॉर्म फिल किया, हमने उनके साथ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। उसके अलावा जो है वो
हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और हम लोग खुद भी कम्युनिटीज़ नॉमिनेट करते हैं, और कोई और लोग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डोनर्स हैं, प्राइवेट डोनर्स हैं, वो आके अपने इलाकों को फंड करना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलके वहाँ पे पानी लगाते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं जिनको हम इम्पोर्टेंटली अभी देख रहे हैं। एक तो ये कि हम लोग पसमानदा इलाकों में जाएं, मुश्किल से मुश्किल जगह पे जाएं, ठीक है। दूसरा ये कि जिनको हम पानी पीने का दे रहे हैं, कभी भी उनके ऊपर 1 रुपए का भी चार्ज ना हो, चाहे हम पे करें, Yes, कोई और डोनर करे, that's जहां से really भी आए। great. लेकिन जो लोग पानी पीते हैं, मुस्तफीद होते हैं, उनको कभी हम चार्ज नहीं करते। जी बहुत हमीद। अच्छी बात आपने की मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने बात की, जाहिर बात है इस डिवाइस पे खर्चा ही बहुत आना है, फिर आपके साथ लोग भी काम करते हैं, फिर इस चीज़ को मेंटेन रखना है। जिस तरह हम हमेशा ये सवाल करते हैं कि जिस तरह जो लोग काम करते हैं, फील्ड में आके काम करना चाहते हैं, इस किस्म के काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है थपकी की, पैसों की। तो ऐसे में बाहर से, जिस तरह आप फरमा रहे थे शुरुआत में कि आपके भाई और बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनर्स हैं, वो डोनेशन देते हैं, तो अगर पाकिस्तान में भी मुखियर हजरात जो डोनेशन देना चाहते हैं, तो तरीका क्या होगा, थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि जाहिर बात एक अच्छा प्रोजेक्ट है और लोगों को एक साफ शफाफ पानी जो है आप मुहैया कर रहे हैं, इससे और बड़ी खिदमत की क्या बात हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, हम पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, लोग वहाँ पे लोकली डोनेट करते भी हैं, ठीक है, थोड़ा डोनेट, ज़्यादा डोनेट, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है फरूख, थैंक यू सो मच। काम है, वक्त के हम थोड़े से पाबंद होते हैं, इसलिए क्विक ब्रेक बल्कि क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं क्योंकि इस नोबल कोर्स के लिए आपकी भी अशद ज़रूरत है। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। वीकेंड आप खूब सारा एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।